हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट राजन कोचर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत इस्तकबाल है राजन जी आपका। चूंकि जंग के हवाले से हर रोज हम बात कर रहे हैं, अलग अलग इनपुट्स हर दिन देखने को मिल रहे हैं और अब जो है सीज फायर को लेकर, यानी अगले सीज फायर को लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अमेरिका पॉजिटिव इशारे तो दे रहा है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि अपील नहीं की गई है, यानी उसने बॉल को ईरान के कोर्ट में किया है। अब अस्सलाम वालेकुम ज़हरा जी, ये एक माइंड गेम्स है जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, बिकॉज अमेरिका भी माइंड गेम्स खेल रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, साथ साथ नैरेटिव वॉर भी चल रहा है जी। दोनों तरफ से ये चल रहा है। हमने देखा बिकॉज अभी नाकाबंदी की भी बात हुई, जैसे आपने बताया कि इसको रेड सी और बाबल बंदर और ये सारे एरियाज को भी इसको बंद किया जा सकता है, बट ये एक धमकियां हैं, एक्चुअल रियलिटी में नहीं होगा। और जनरल मुनीर भी तेहरान इसलिए एक्चुअली गए हैं क्योंकि कुछ मीटिंग ग्राउंड नेक्स्ट मीटिंग के लिए रखना है, बिकॉज अभी अनाउंस हुआ है कि 2 दिन बाद शायद मीटिंग हो, तो और मोस्ट लाइकली जो इंडिकेशंस आ रही है इस्लामाबाद में ही होगी और कोई चेंज ऑफ वेन्यू नहीं होगा। और कुछ बीच में एक्चुअली खबर ये भी आ रही थी कि कुछ यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स इसमें शामिल हो सकते हैं। एक चीज और भी सामने आ रही है, बट ये 4 खास तौर पे जो मसले हैं, मुझे लग रहा है जहां पे ये चीज फंसी हुई है, और दोनों को कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता लेके आना पड़ेगा, इसलिए जल मुनीर गए वहां पे। एक तो लेबनान की जो लड़ाई चल रही है वो उसको खत्म होने की जरूरत है, बिकॉज एक प्री कंडीशन है ईरान की कि हिजबुल्लाह के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो शायद वो अमेरिका शायद उस पर राजी हो जाएगा, इजराइल को भी मना लेगा। और जिस तरीके से इजराइल वहां पे इंटेंसिटी से लड़ाई कर रहा है, एक आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि इसको इजराइल भी जल्दी वो लड़ाई को खत्म करना चाहता है। दूसरा है कि इसको फिसाइल जो आपका एनरिचमेंट है यूरेनियम का, उसके ऊपर बातचीत, इसको मुझे लगता है ईरान इस पे मान जाएगा। और तो इसका मतलब कि स्कोर हो गया इसको 1:1। अब बाकी 2 रह गए, उसमें एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज की ओपनिंग की बात है, वो मोस्ट लाइकली ईरान उसको एग्री कर जाएगा। और चौथा है कि जो ईरान का कंसर्न है उसका मिसाइल प्रोग्राम, वो अपना मिसाइल प्रोग्राम छोड़ने वाला नहीं है, वो शायद उसको अमेरिका को उसको मानना पड़ेगा। तो अगर हम देखें ये 4 जो शर्तें हैं, इसको ईरान मानने के लिए तैयार हो सकता है, 2 अमेरिका मानने के लिए तैयार हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक इस टाइप का एक मीटिंग ग्राउंड जिसमें दोनों की आकांक्षाएं, दोनों की इच्छाएं, दोनों की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, मुझे लगता है इस तरीके की मीडिएशन आगे जा सकती है। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि किस खातिर ख्वाह नतीजे निकलकर सामने आते हैं, लेकिन सारे ऑप्शंस को तलाशा जा रहा है। आपके पास में लौटी इस वक्त की बड़ी खबर एक और बता देते हैं। यूएस का फौजी ताकत बढ़ाने का फैसला भी सामने आया है। तो बड़ी खबर जंग के हवाले से मिडिल ईस्ट में बढ़ाए जाएंगे फौज, इजाफी फौज तैनात करने का फैसला किया गया है। 10,000 मजीद फौज तैनात किए जाएंगे। ईरान पर हमले का खदशा भी गहराता जा रहा है। सीज फायर के बावजूद अमेरिका ने 10,000 इजाफी फौज तैनात करने का फैसला किया है। पहले से मौजूद 50,000 अमेरिकी फौज के बीच फौज की तादाद बढ़ाई गई है। बातचीत जारी रहने के बावजूद भी फौजी जमावड़ा बढ़ाने से ईरान पर हमले का खदशा गहरा रहा है। इसी को लेकर बातचीत भी करते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर राम श्रीवास्तव। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, एक तरफ सीज फायर भी जारी है, बातचीत का दौर भी जारी है, उसके बावजूद भी अमेरिका अपनी फौज में इजाफा कर रहा है, इसका क्या इशारा है? क्या अमेरिका को खदशा है कि बातचीत नहीं बन पाएगी? आपकी आवाज कट कट कर आ रही है, फिर भी मैं बता दूं, सीज फायर जो हो रहा है उम्मीद तो है कि स्थायी हो जाएगा, क्योंकि ये अमेरिका की भी अपनी मजबूरी हो गई है और ईरान की तो है। निश्चित रूप से ईरान ने जो अपनी शर्तें रखी हैं, तोहस दी है, उससे दुनिया के सभी देश प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि अगर उन्होंने हार्मुज के अलावा और जगहों पर इस तरह से अटैक करना शुरू कर दिए और उनको लाल सागर में और दूसरी जगह पर जहाजों का आना जाना रोक दिया, तो दुनिया में बड़ा आर्थिक संकट आ जाएगा। यही एक कारण है कि नाटो के देश अमेरिका की पहल पर रत्ती भर भी
तैयार नहीं है। इधर जो लेबनान और इजराइल के बीच में चर्चा हो रही थी, वो इजराइल ने उसको मना कर दिया, और हिजबुल्लाह तो मना कर ही रहा था कि वो किसी तरह की सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहां तो इस तरह से गुरिल्ला युद्ध होते रहेंगे। और इजराइल की तो इच्छा बिल्कुल साफ सुथरी दिख रही है कि उसने लेबनान के दक्षिण वाले इलाके में, बहुत बड़े इलाके पर अपना कब्जा कर लिया है। उस पूरे इलाके को बिल्कुल गाजा पट्टी जैसा बना रहा है वो, और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में वो पूरा का पूरा इलाका है ग्रेटर इजराइल के रूप में एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों? इसकी ये चीज समझ में आ गई है आज की तारीख में, जिसके हाथ में डंडा है, जो ताकतवर है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है। और यही एक कारण है कि उसकी काट और प्रतिकाट जो है निकल रही है। जैसे अमेरिका ने अटैक किया तो उन्होंने उठाकर स्टेट ऑफ हार्मूज पर जाने वाले सभी जहाज उनके मित्र देशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। मित्र देशों को उन्होंने संदेश दिया है कि आप अमेरिकन कैंप से यहाँ से हटाइएगा। और दूसरी शर्त रखी कि 207, पहले तो 200 बिलियन का खर्चा बताया था, अब बताया 207 बिलियन डॉलर का जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप करेंगे। लेकिन इस नुकसान में जो लोग मरे हैं, नागरिक मरे हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। निश्चित रूप से आज की तारीख में ये युद्ध के विभीषिका में अगर देखा जाए तो आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। वो बेचारा जिसका कि राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना जीवन यापन कर रहा था, मजदूरी करके पेट भर रहा था, अपने बच्चे पाल रहा था, महिलाएं अपना घर का काम कर रही थी, उन सबको जो है बिला वजह मारा जा रहा है। कोई लड़े लूले हो रहे हैं। उदाहरण के लिए आप गाजा में ही देख लीजिए ना, कितने 72,000 लोग तो मर गए। 72,000 कब्रें वहां पर मिल गई देखने के लिए, और जगह नहीं बची तो क्या किया कि वहां पर गड्ढे खोद कर एक के ऊपर एक और बिल्कुल बगल बगल में सुला दिया गया, मिट्टी में दफना दिया गया। ये कौन सा आज का युग है? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। शायद यही दुख देख करके सम्राट अशोक ने एक इस तरह से अपनी राज्य टाप छोड़कर और संन्यास का रास्ता अपनाया था। लेकिन भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में दुनिया के सभी देशों को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, क्या युद्ध बहुत जरूरी है? युद्ध अगर है अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने व्यापार की पूर्ति के लिए, तो क्या उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है? अल्टरनेटिव है। वो है कि धर्म की अंधता को छोड़कर जब तक आप मानवीय पहलुओं को टच नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की युद्ध होते रहेंगे, आतंकवाद पनपता रहेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि युद्ध से आप दबा करके आतंकवाद को खत्म कर दें, तो मेरा ख्याल है कि ये गलत है। क्योंकि जिन बच्चों ने अपने माँ बाप का खून बहते हुए देखा है, वो बड़े होकर निश्चित रूप से और खूंखार आतंकवादी बन जाएंगे। यहाँ आवश्यकता यह है कि सब देशों को मिलजुल कर एक सामूहिक कल्याण की योजना चलाना चाहिए, जिसमें कि इस तरह की बात होना चाहिए। 14वीं शताब्दी की जो मानसिकता है उसको आप छोड़ें और मानवता के विकास में आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए आगे आने वाली दुनिया और विषम परिस्थितियों में गुजरने वाली है। क्लाइमेटिक कंडीशन आपको तो दिख ही रही है। अभी आप देखिएगा कि एल निनो आया हुआ है और ये भविष्यवाणियां हो रही हैं कि दुनिया में कई जगह पर जो है सूखा पड़ेगा। हो सकता है भारत भी उसकी चपेट में आ जाए। लेकिन एक बात तो अपनी जगह बिल्कुल सिद्ध हो गई इस लड़ाई के बाद, और कि आज अगर किसी भी भारतीय के लिए या मुस्लिम के लिए या ईसाई के लिए अगर दुनिया में सबसे सुरक्षित देश है तो भारत है। यहाँ हम जितने स्वतंत्र हैं, जितने सुरक्षित हैं, इतनी दुनिया में कहीं भी नहीं है। ना यूरोप में सुरक्षित है, ना अमेरिका में सुरक्षित है। और जितने भी देश हैं इनकी दुर्दशा, अरेबिक कंट्रीज स्वर्ग माने जाते थे, लेकिन आज वहां लोग रहने वाले जो है छटपटा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जंग के हालात ने कैसे सिचुएशन को बदल दिया है ये सबके सामने है, क्योंकि जंग से न सिर्फ पूरी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है बल्कि आम जिंदगी पूरी तरह से मुतासर हो रही है। मैं आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। तेहरान में ईरान पाकिस्तान मुज़ाकरात को लेकर पेशरफ्त देखने को मिल रही है। पहले दौर की बातचीत पूरी हुई है और असीम मुनीर की मौजूदगी में बैठक हुई है, तो आज दूसरे दौर की बातचीत भी होगी और यूएस से जुड़े पैमानात पर चर्चा भी मुमकिन है। तेहरान में ईरान और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेसी हलचल तेज है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की मौजूदगी में पहली बैठक हुई। जराये के मुताबिक आज अमेरिका से जुड़े पैगामात और इलाकाई सिक्योरिटी पर अहम चर्चा
होने की उम्मीद है। तो जो चर्चाएं हैं वो अब 1-to-1 भी शुरू होनी हो गई हैं और चूंकि इस्लामाबाद में कहा जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी होगी, लेकिन उससे पहले खबर ये आ रही है कि तेहरान में ईरान पाकिस्तान के बीच भी बातचीत चल रही है। इसी को लेकर राजन जी आपसे सवाल करना चाहेंगे कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या इससे जो अगली होने वाली दूसरी बातचीत है ईरान और अमेरिका के बीच उस पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अमेरिका के हवाले से भी आज बातचीत होगी। तो बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी एक एग्जिट मोड में आ चुके हैं। अभी वो जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, ही हैज लॉस्ट द वॉर एपेटाइट, और अभी वो इसको लड़ाई के मूड में नहीं है, अभी एक वाइंडिंग अप के मूड में है। प्रेशर बहुत है, चाइना की विजिट है और ये उस पर फोकस करना है डोनाल्ड ट्रंप ने, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। चाइना की तरफ भी डोनाल्ड ट्रंप अपना एक हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जो टाइप की स्टेटमेंट्स उनकी निकल रही हैं वो दिखाना चाहते हैं कि वो चाइना से अपने रिलेशंस को बेहतर करना चाहते हैं। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन है कि अगर आप इसको ईरान से लड़ते रहेंगे तो आपके रिलेशन चाइना से बेहतर नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए जब ये चाइना अपना जाएंगे तो 100% ये युद्ध आपका बंद होगा, बिकॉज अगर ये युद्ध बंद नहीं होगा तो चाइना की विजिट भी खटास में पड़ेगी, बिकॉज वहां पर भी एक सख्त रुख इनको चाइना की तरफ से मिलेगा। तो ये चाइना को सॉफ्टन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। कल की स्टेटमेंट थी कि ये हमने ब्लॉकेड हटा दिया है और हमने चाइना की, खासतौर चाइना की वजह से हटाया है। इस तरीके की स्टेटमेंट जब आती है तो आप इसको समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक अपनी गेम, एक नैरेटिव की गेम चाइना के साथ खेल रहा है। तो और ये जो डोमेस्टिक भी आप इसको देखिए, डोमेस्टिक प्रेशर बहुत है। इसके खुद के रिपब्लिकन सेनेटर्स भी इसके अगेंस्ट जा चुके हैं और इसका जो मागा है, ये जो मागा बेस है उसमें भी डेंट हुआ है, बिकॉज काफी लोग सड़कों पे भी आए थे। आपको याद होगा अमेरिका में एक इस प्रदर्शन हुआ था और उसमें ये मांग इसको हुई थी कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। तो प्रेशर हर एक तरफ से, नेटो कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रही है, उससे भी उनको एक प्रेशर मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज मैं साफ कर दूं, आई थिंक बहुत चैनल्स में इसका डिस्कशन हो रहा है कि नेटो टूटने वाला है। नेटो नहीं टूटेगा। लेट मी टेल यू कि जो नेटो की बुनियाद है वो इसको एक आदमी के ऊपर नहीं टिकी हुई है। आज डोनाल्ड ट्रंप होगा तो कल कोई दूसरा नेता आएगा। नेटो विल रिमेन एज इट इज। इट इज ओनली दैट जिस तरीके की पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रंप ने निकाली है, खासतौर पर टैरिफ के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर, और अब इसको ईरान की जो पॉलिसी रही है उसके अगेंस्ट नेटो रहा है। और इसीलिए एक इसको मुझे लगता है कि ये एक हेल्दी साइन है किसी भी अलायंस का, कि ब्लाइंडली आप एक लीडर को फॉलो नहीं करते हैं। यू सपोर्ट एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, और इसको नेटो ने यही किया है। और आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि वो नेटो के अगेंस्ट ज्यादा देर तक नहीं जा पाएगा। अब उसको चाइना का भी मुकाबला करना है, रशिया का भी मुकाबला करना है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, और एक नेक्सस जो बनता है इसको दिखाई दे रहा है। और इस टाइप का, इसीलिए मुझे लगता है कि ये बातचीत बहुत ही अहम होगी और एक निर्णायक, एक पॉजिटिव, हो सकता है इसमें आपको एग्रीमेंट ना मिले, ये हो सकता है कि आपके जो आप इसको एग्रीमेंट ना साइन करें, बट यू विल फर्स्टली सीज फायर एक्सटेंड होगा। इस बातचीत के बाद ये डिसाइड किया जाएगा, फिर सीज फायर एक्सटेंड होगा। और दूसरा, ये एक नेक्स्ट राउंड तक जाएगी और नेक्स्ट टू नेक्स्ट राउंड तक चलती जाएगी जब तक कोई ना कोई एक मिडिल पाथ हमको नजर नहीं आता। और जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि 2:2 फॉर्मूला है, इसको 2 आपकी तरफ 2 मेरी तरफ, इस टाइप का। बिकॉज आप जब एक नेगोशिएशन में जाते हैं तो बराबरी से जाते हैं, ऐसे नहीं कि आई एम अ सुपर पावर एंड यू हैव टू एग्री टू ऑल माय डिमांड्स। वो चीज नहीं होगी। ईरान फर्म है इस चीज पे, और इसीलिए आपने जनरल मुनीर को भी देखा है, वो वहां पे गए हैं सॉफ्टन अप स्टैंड करने के लिए ईरान का, और एक मीटिंग पॉइंट पे लेके आने के।
जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ों को लेकर लगातार आकलन करना भी जरूरी हो जाता है और यही वजह है कि इन सबको देखा जा रहा है। कुछ और बड़े खबरों का रुख कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा पर लौटेंगे। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपना कड़ा रुख अपना लिया है। हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रखने पर चेतावनी दे दी है। रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ को लेकर वार्निंग दी है। कारोबार पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी को लेकर भी खासा अब चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है और ईरान ने दो टूक कहा है अपना कड़ा रुख अपनाते हुए कि वो रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ को भी पूरी तरह से बंद कर देगा और कारोबार पूरी तरह से रोक देगा। और अगली बड़ी खबर, ईरानी फौज की अमेरिका को चेतावनी सामने आई है। हॉर्मुज नाकेबंदी को गैर कानूनी बताया है। नाकेबंदी को सीज़फायर की खिलाफ वर्जी बताया है। 3 समुद्री रास्ते बंद करने की चेतावनी दी है। तो ईरान की तरफ से भी चेतावनियों का दौर देखने को मिल रहा है और अमेरिका की तरफ से जो इजाफी चीजें की जा रही हैं उनको लेकर भी ईरान अपने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहा है। 3 समुद्री रास्ते बंद करने की चेतावनी ईरान ने दी है। इसी को लेकर डॉक्टर राम श्रीवास्तव आपका रुख करना चाहेंगे और जो पहले मैंने सवाल किया था वो शायद आप तक पहुंचा नहीं था। अमेरिका एक तरफ बातचीत करना चाहता है और दूसरी तरफ वो अपनी फौज बढ़ा रहा है। जहां उनने 50,000 फौजी तैनात किए हुए हैं उसमें 10,000 का और इजाफा वो कर रहा है। तो ये कैसी स्ट्रैटेजी है अमेरिका की? जी, दूसरे दौर की वार्ता के पहले इस तरह की धौंसे देना एक सामान्य चीज है। ट्रंप भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, इजराइल भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये साफ निकलता है कूटनीतिक भाषा में कि दोनों जो है समझौते के लिए तैयार है, लेकिन नखरे लगा रहे हैं अपनी अपनी जीत पर। और इस मीटिंग में हम उम्मीद करेंगे कि वो अपने रेड लाइन से थोड़े नीचे उतरकर आपस में हाथ मिला लेंगे। लेकिन ये स्थायी होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा। पर इसमें जो भूमिका मुल्ला मुनीर निभा रहे हैं वो बड़े आश्चर्यजनक है। मुल्ला मुनीर ने जो है 13,000 अपने सैनिकों को सऊदी अरब जो पहुंचाया है और मालूम है जो कूटनीतिक क्षेत्रों में खबर है उसमें हर सिपाही के एवज में वो $1,000 माने $13,000 प्रति माह मुल्ला मुनीर वसूल कर रहे हैं। खाने पीने का खर्चा सऊदी अरब उठाएगी। अभी ये भी सूचना मिली है कि वहां जो ड्रोन की ट्रेनिंग वो दे रहे हैं और ड्रोन से अगर अटैक होता है तो उसको कैसे इंटरप्ट किया जाए ये वहां पर उन्होंने लगा रखे हैं। तो ये भी एक समाचार वहां के कुछ लोगों द्वारा मिल रहा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को प्रपोजल दिया है कि उसकी रक्षा के लिए वो न्यूक्लियर आर्म्स यहाँ पर इस्तेमाल करे, क्योंकि जिस तरह से बेलारूस और रूस में जो समझौता है उस हिसाब से उन्होंने अपने न्यूक्लियर आर्म्स बेलारूस में रख रखे हैं। ऐसे पाकिस्तान भी अगर वहां अपने न्यूक्लियर आर्म्स रख दे तो उसके लिए सऊदी तैयार है। पर इसके लिए क्या अमेरिका और इजराइल तैयार होगा? मेरे ख्याल से नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान की जो अब स्थिति होने वाली है सांप छछूंदर जैसी होने वाली है। उनको डिप्लोमेसी तो आती नहीं है, राजनीति आती नहीं है, उनको तो सिर्फ एक ही चीज आती है वहां की शासकों को किस तरह से पैसा वसूल करके विदेशों में जमा किया जाए। और यही एक कारण है उनको हर देश, चाहे वो चाइना हो चाहे अमेरिका हो, यूज एंड थ्रो करने की पॉलिसी अपनाता है और उनका उपयोग करता है। अगर ट्रंप किसी को कहते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है, निश्चित रूप से आगे पीछे वो उसके कुठाराघात करने वाले हैं। यही एक कारण है कि एलन मस्क को देखिए गले लगाया था उठाकर, जैसे दूध में से मक्खी फेंकी जाती है वैसा फेंक दिया गया। अभी तक उन्होंने जिन जिन लोगों की तारीफ की है उनसे उनका मनमुटाव होता चला गया। खैर ये तो एक अस्थायी चीज है, लेकिन स्थायी शांति होना अरब के कंट्रीज में बहुत जरूरी है, दुनिया के लिए जरूरी है, क्योंकि स्वयं अमेरिका में इस समय महंगाई बढ़ती जा रही है और उनका रेपो दर जो है बहुत ही विचित्र हालत में आ गया है। नाटो के देश भी प्रभावित हो रहे हैं। अभी जो ताजा बैठक हुई है चाइना में जिसमें कि आपके स्पेन ने भाग लिया है, जो रूस के विदेश मंत्री है वो भी आए थे, तो निश्चित रूप से ये एक संकेत देता है कि भविष्य में राजनीति दुनिया की जियोपॉलिटिक्स किस तरह जाएगी। और 30 जो देश हैं जिसमें यूरोपियन कंट्रीज के सभी लोग शामिल हैं, वो सबके सब जो है विचार कर रहे हैं भविष्य में क्या किया जाए और तेल का सुगम यातायात कैसे बनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या इस तरह की कोई व्यवस्था हो सकती है, उसमें ईरान का क्या सहयोग होगा। ये कूटनीतिक जो हरकतें हैं या विचार विमर्श है, ये गतिविधियां हैं बड़ी तेजी से चल रही है। इस बीच में जो अमेरिका के ट्रंप द्वारा पोप का आलोचना की गई थी, अपना फोटो उन्होंने जो प्रसारित किया था अपने, उसके बारे में काफी आलोचना है और क्रिश्चियन कैथोलिक समाज के सभी लोग जो है बेहद नाराज हैं।
जो कि आगे आने वाले भविष्य को ये दर्शाता है कि जियो पॉलिटिकल स्टेट में जो कैथोलिक समाज है वो किस दृष्टि से देखता है। मानवता के हित में आज का समय बहुत जरूरी है और यही एक कारण है कि भारत की जो विदेश नीति है वो जितनी सफल हो रही है उतने दुनिया में कोई भी सफल नहीं हो रहा है। बिल्कुल, और ये बहुत अहम बात आपने कही है। इसी पर मैं राजन जी आपका रिएक्शन लूंगी। जो राम जी ने बात की है कि मानवता का हित कितना जरूरी है, और जैसे हम डिफेंस में हम जितना एडवांस हो रहे हैं अगर वर्ल्ड वाइज हम देखें, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके के वॉर में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं उससे सबसे बड़ा नुकसान कैपिटल का भी हो रहा है। देखिए जरा जी, देख ये जो स्टेटमेंट है ना, मैं इसको एंटायरली एग्री नहीं करता हूँ, बिकॉज रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ वॉर हैव चेंज्ड। अब आजकल की जो लड़ाइयां मैं देख रहा हूँ वो उसमें मानवता कहीं नहीं है। एंड माइट इज राइट, बाय वे द हाईवे। तो इस टाइप की स्टेटमेंट्स इसको सुनने में इसको मिलती है आजकल के लीडर्स के बारे में, और खासतौर नेतन्याहू के बारे में। तो मैं स्पेसिफिकली आप इस कह सकता हूँ दैट ही इज द मॉडर्न एज हिटलर। बिकॉज अगर आप जिस तरीके से आपने लेबनान में देखे 3000 से ज्यादा लोग अभी मारे गए, ज्यादातर सिविलियंस हैं। तो इसकी कोई एक्चुअली वजह नहीं है ये सब करने के लिए। बट वर्ल्ड बॉडीज जो है, और यूएन हो गया, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इनके पास अभी कोई दम नहीं रहा है। आई थिंक द होल वर्ल्ड एक्चुअली ऑर्डर इज चेंजिंग। वी आर इनटू अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाउ। वो वाला ऑर्डर नहीं रहा। हम इसको बोलते थे इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड ऑल। अभी उस टाइप का मुझे तो दिखाई नहीं देता मल्टीपोलैरिटी। और जहां पे फॉरेन पॉलिसी का सवाल है तो मैं इसकी, देखिए आप एक मैं भारत की बात करता हूं। इसको आपको एक आप में एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और मिलिट्री स्ट्रेंथ इसको आनी चाहिए कि आप अपनी पॉलिसीज को वर्ल्ड स्टेज पर डिक्टेट कर पाए। टुडे आज आप उस पोजीशन पे नहीं है। हम इसको बार बार विश्व गुरु का नाम अपना लेते हैं। अभी हम इसको विश्व गुरु नहीं है। इसको समझने की बात है। ये पॉलिटिकल फोरम्स में ये भाषण देना ठीक है, बट जब हम एक सीरियस चैनल पे डिस्कशन कर रहे हैं डिप्लोमेसी के बारे में, तो ये जो हम सुनने को आता है वो चीज आई डोंट थिंक आज की डेट में हम उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि हम वर्ल्ड इन्फ्लुएंस को, हम वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सके। हम जरूर अच्छे रिलेशंस रखते हैं। अब आप देखिए ईरान के साथ इतने अच्छे हमारे इसको रिलेशंस थे, बट अभी इसको बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। अभी उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी में हमेशा बिल्कुल डिप्लोमेसी के तहत जो सारी चीजें हैं कभी मुश्किल में पड़ती हुई नजर आती हैं तो हल भी होती हैं। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस हवाले से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।